नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंच गए। राहुल की ट्रैक्टर की सवारी ने अटल जी की यादों को ताजा कर दिया, जब 1973 में पेट्रोल की कीमत में 7 पैसे की बढ़ोतरी के खिलाफ वो बैलगाड़ी चलाकर संसद पहुंचे थे। ठीक आज राहुल गांधी किसानों की मांगों को लेकर ट्रैक्टर के जरिए संसद पहुंचे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी 1973 में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो उसके विरोध प्रदर्शन के तहत वो प्रतीकात्मक बैलगाड़ी के जरिए संसद पहुंचे थे। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। कृषि कानूनों को काला कानून बताने वाले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों का हक छीन रही है और चंद पूंजीपतियों की भलाई में जुटी है। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी तो सदन में दाखिल हो गए, लेकिन इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण बाद में पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास बीवी समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें मंदिर मार्ग थाने ले गई। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट संसद भवन चले गए, लेकिन बाकी जो नेता थे, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला सांसद नहीं है, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया और डिटेन करके यहाँ मंदिर मार्ग थाने में ले आए। और ये ट्रैक्टर, इसी ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार थे। हालांकि कुछ घंटे तक मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रहे सुरजेवाला और श्रीनिवास समेत हिरासत में रखे गए तमाम कांग्रेसियों को पुलिस ने रिहा कर दिया, लेकिन कांग्रेसियों का गुस्सा कम नहीं हुआ। मोदी जी, अब निर्णायक जंग होगी आर या पार की। या तो काले कानून वापस होंगे और या फिर प्रजातांत्रिक तरीके से आपकी सड़क को संसद से घसीटकर हम सड़क पर ले आएंगे। लगभग 8 महीने से किसान, इस देश का अन्नदाता, लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इस गूंगे बेरे निकम्मे सरकार ने आवाज सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि जब आपने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं कानूनों को लाने के बारे में कहा था, तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो? कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और संसद में भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा जारी है। विमल कौशिक के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। चौधरी ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने का मादा रखती है। 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 25 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी को अब भी इस बात का मलाल है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का नहीं है। हाजीपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की कसक ये बताने को काफी है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच का रिश्ता अब भी प्रतिद्वंदी का ही है। बिहार सरकार में क्योंकि हम एक गठबंधन के स्वरूप में है, तो हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, बहुत सी चीजों में हम लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। और बिहार में किस तरह आदरणीय रत्नाकर जी बैठे हैं, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2015 की गलती को सुधारना और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 25 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते। क्योंकि जब तक इतनी मजबूती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सम्राट चौधरी के इस बयान ने जेडीयू नेताओं की त्योरियां चढ़ा दी। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी 2015 में अपने बूते चुनाव लड़कर देख चुकी है और अब 2025 में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। 2015 में भी तो लड़ा है,
2015 में भी लड़के देख लिए हैं लोग, उनकी क्या स्थिति हुई है। इसलिए ऐसे मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री, ऐसे बयान से बचना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू की इस जंग से आरजेडी और कांग्रेस की बाछें खिल गई हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक सुर में दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार कभी भी टूट सकती है और सूबे में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन सकती है। यह तो बीजेपी की जो मंशा है नीतीश कुमार जी को हटाने की, उसका उन्होंने एक तरह से आज प्रकटीकरण किया है। यह किसी से छुपी हुई नहीं है कि बिहार में बीजेपी जो है नीतीश कुमार जी को हटा के अपना चीफ मिनिस्टर चाहता है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार केंद्र में भी बनेगी और बिहार में भी बनेगी। नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले सम्राट चौधरी ने गांव-गांव शमशान घाट बनाने की भी बात कह दी, जिससे अलग सियासी बवाल खड़ा हो गया। इस बार हम लोगों ने तय किया है, नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी, हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। लोग कब्रिस्तान बनाते हैं, शमशान भूल जाते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में गठबंधन धर्म जैसा कुछ भी नहीं है, जहां सहयोगी एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। बिहार में भले ही बीजेपी जदयू गठबंधन की सरकार हो, लेकिन इस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में अचानक अगर गठबंधन टूट जाए या फिर बीजेपी जदयू से अलग हो जाए या फिर जदयू बीजेपी से अलग हो जाए तो इसमें कुछ अचरज की बात नहीं होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस जासूसी कांड की पड़ताल के लिए जांच आयोग का गठन कर दिया है। ममता कैबिनेट के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने पेगासस मुद्दे पर सियासी बढ़त बना ली है। राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी दलों की धुरी बनने की कवायद में जुटी ममता बनर्जी पेगासस जासूसी मामले की पड़ताल के लिए जांच आयोग का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकूर इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य दूसरे सदस्य होंगे। ऑफ ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी consisting of Honorable Justice M.B. Lokur, retired Judge, Honorable Supreme Court of India, and Honorable Justice Jyotirmoy Bhattacharya, retired Chief Justice, Honorable High Court at Calcutta, in exercise of power conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act 1952 in the matter of widely reported illegal hacking, monitoring, putting under surveillance, tracking, recording, etc. of mobile phones of various persons in the state of West Bengal. हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी से पूछा है कि वो बंगाल में विपक्षी दलों की मांग पर जांच आयोग क्यों नहीं बिठाती हैं। मुकुल रॉय जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि ममता बनर्जी उनके फोन को टैप करा रही थी। शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्होंने 2 दिन पहले इस बात को कहा कि ममता बनर्जी की सरकार उनका फोन टैप कर रही है। क्या ये जो उन्होंने कमीशन बिठाया है वो इन चार्जेस को भी इंक्वायर करेगा? बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा लगातार चलती जा रही है, वहाँ पे एक के बाद एक कोविड वैक्सीनेशन स्कैम हो रहे हैं। क्या ये कमीशन इन सारी चीज़ों को भी इंक्वायर करेगा? ममता बनर्जी को अपने कार्यक्षेत्र को समझना चाहिए और बंगाल को संभालने का प्रयास करना चाहिए। 27 जुलाई को ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। वहीं अगले दिन यानी 28 जुलाई को वो सोनिया गांधी और शरद पवार से मिलने वाली हैं। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी दिल्ली में रहकर गैर एनडीए दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगी। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। सीएम ममता बनर्जी 4 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पीएम समेत तमाम सियासी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनके दिल्ली दौरे को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से बातचीत की संवाददाता ऋषिकेश ने।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री मोदी समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। बंगाल की राजनीति में क्या मायने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद दिलीप घोष जी हैं। सर, मुख्यमंत्री आई हुई हैं दिल्ली और पीएम से मुलाकात है। उपचुनाव से लेकर वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासी हवा चली थी उस पर बहुत सारे सवाल हैं और शायद मुख्यमंत्री जवाब भी दें। हाँ, चर्चा में यही है कि बंगाल की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, तंगी चल रही सरकार की, इसलिए फंड चाहिए और फंड की इतनी मिसयूज वहाँ हो रही, कोई हिसाब नहीं उसका। नरेगा में जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है बंगाल को और सबसे ज़्यादा लोग 2 रुपया किलो चावल खाते हैं वहाँ 80% लोग। इधर सरकारी खजाना खाली है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, डीए नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे परेशान होकर ममता बनर्जी आ रही हैं शायद फंड मांगने के लिए मोदी जी के पास। दूसरा, एक वहाँ उपचुनाव होना है, लेकिन 2 साल से वहाँ लगभग 118 म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन का चुनाव लंबित है। वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है, लोगों की राजनीतिक अधिकार प्रयोग के लिए व्यवस्था नहीं कर रही है राज्य सरकार, और इधर अपना पोस्ट बचाने के लिए मुख्यमंत्री का और दौड़ रही हैं उपचुनाव के लिए। तो इसलिए भी शायद बातचीत करें, ये सारी अपना निजी मामला को लेकर आ रहे हैं। सर, एक सवाल और था कि कहा जा रहा है कि शरद पवार, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी बड़े नाम हैं जो आपके विपक्ष में हैं, उन सबसे मुलाकात करिए और कहा जा रहा है कि देश जिसे चाहता है, जो बंगाल में नारा दिया गया कि ममता बनर्जी 2024 को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, वो नेता हो सकती हैं। देश भी नहीं चाहता और कोई भी नहीं चाहते हैं। वहाँ की ओकेशन के कारण ममता बनर्जी चाह रहे हैं कि वो आ जाएं दिल्ली और भतीजा को छोड़ दे बंगाल। अब ये सारे नेता, इन्होंने भी कभी प्रयास किया राष्ट्रीय नेता बनने के लिए, दिल्ली में आने के लिए, आज उनकी पार्टी की हालत खस्ता है। ममता बनर्जी भी पिछले बार 2019 में इन सारे लोगों को बुलाए थे, कोलकाता में बड़ी सभा भी की थी, माछ भात खिलाई थी, लेकिन चुनाव नतीजा आया उल्टा, उनका 12 सीटें कम हो गई पार्लियामेंट की। बाकी कई पार्टियों की आज तो पार्लियामेंट में प्रतिनिधि भी नहीं है, ये हाल है। तो इसलिए प्रयास ठीक है, करना चाहिए, लेकिन जब तक मोदी जी है बाकी किसी का कोई चांस नहीं है। तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हैं और कह रहे हैं कि देश की चिंता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ममता बनर्जी को बंगाल की चिंता करनी चाहिए, वहाँ के आर्थिक बेरोजगारी और रोजगार को लेकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कैमरामैन राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। क्या पश्चिम बंगाल की तरह ही किसान संगठनों ने यूपी में भी बीजेपी के खिलाफ दम दिखाने का प्लान बना लिया है? किसान नेता राकेश टिकैत की ताजा चेतावनी का संदेश शायद यही है। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। दिल्ली की तरह लखनऊ घेरने के बयान का संदेश यही है कि किसान आंदोलन का कारवां बीजेपी के चुनावी रथ को बंगाल की तरह यूपी में भी पूरी ताकत से रोकने को बेताब है। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने जाएंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। टिकैत ने हरियाणा के जींद किसानों की ओर से 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का भी खुला समर्थन किया। गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान क्रांति गेट है, वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे, और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या ट्रैक्टर से चलना कोई देश में अपराध है? हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आरोप है कि किसान संगठनों के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए वो चर्चा के लिए नहीं आ रहे। किसान यूनियन के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए वो चर्चा करने के लिए नहीं आ रहे। मैं आज भी आपके माध्यम से किसान यूनियनों को कहना चाहता हूं कि वो जब भी चर्चा करना चाहते हैं, भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है। एक तरफ जंतर मंतर पर किसान समानांतर संसद लगाकर कृषि कानूनों की कमियों पर बहस कर रहे हैं, तो वहीं संसद से सड़क तक विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। ऐसे में किसान संगठनों का जोश बढ़ता जा रहा है और वो आगामी विधानसभा चुनावों में
बंगाल की तर्ज पर बीजेपी को घेरने की रणनीति में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।